Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, MD CAT यूनिट नंबर 1 सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, द सेल। अब इसमें लास्ट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके साथ राइबोसोम्स। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस के बारे में सबसे पहले देखिए, इसकी डिस्कवरी के बारे में हमने बताना है। डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी 1898। ये कैमिलो गोल्जी बेसिकली इटालियन बायोलॉजिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था। इसी के नाम की बेस पर इसका नाम रखा गया है गोल्जी ऑपरेटस। इसके अदर नेम्स भी हैं। अदर नेम्स में गोल्जी ऑपरेटस को आप गोल्जी बॉडीज़ का नाम भी देते हैं, और इसी तरह से फिर आगे चलकर इसका नेम मज़ीद मॉडिफाई होता है जिसको नाम दिया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। So, Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898. He was basically Italian biologist. So the name is given on the basis of the name of the scientist, that is Golgi. इसी के नाम पर इसका नाम Golgi apparatus, Golgi bodies, और बाद में फर्दर हम इसको मॉडिफाई करते हैं किस फॉर्म में, Golgi कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इसको हम बताते हैं कि Golgi कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि ये ऑर्गेनेलीज जो हैं दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और इसी तरह से फिर इसमें दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको आप सिर्फ और सिर्फ किस में, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये गोल्जी ऑपरेटस, इसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्टअप होता है। तो हमने क्या देखना है नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्टअप होता है। अब इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। बेसिकली जो ये गोल्जी ऑपरेटस है, इसके बारे में हम इस तरह से इसको बताते हैं कि ये सेट ऑफ स्टैक्स किस चीज़ का है, ये बेसिकली फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। और इन फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स जो होते हैं दे आर स्टक टुगेदर, ये पूरा स्टैक बनाते हैं। और इनके जो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं, इसको नाम क्या दिया जाता है, दे आर ऑल कॉल्ड सिस्टर्नी। इनको भी नाम सिस्टर, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था, उसमें भी हमने क्या कहा था, तो उसके स्ट्रक्चर्स में उसके जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी तरह से हमने क्या बताया था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं उनको भी क्या नाम दिया गया था, उनको भी नाम सिस्टर्नी का नाम दिया गया था। तो दीज आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, जिसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये फॉर्मेशन, इसके लिए आपको मालूम हो कि
हम स्टडी की, हमने लास्ट जो डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम किसका रेफरेंस देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये किसके साथ लिंक्ड होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल डेवलप होते हैं। वेजिकल किसे कहते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिकल्स। जैसे आप नाम क्या देंगे? ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कहलाते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जो होते हैं फिर ये आगे चलकर क्या होंगे? दे आर मर्ज्ड। ये मर्ज हो जाते हैं। कहाँ पे जाके मर्ज होंगे? ये आगे चलकर जो मर्ज होंगे, जो इसका हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज जहाँ से गोल्जी ऑपरेटर्स में ये ऐड होते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, उस साइट को क्या नाम दिया जाता है? फॉर्मिंग फेज का नाम दिया जाता है। यानी इस फॉर्मिंग फेज को हम दूसरा नाम देते हैं, सिस गोल्जी का नाम भी देते हैं, फॉर्मिंग फेज। जो ये वेजिकल्स बनते हैं ऑलरेडी, जो यहाँ पे फॉर्मिंग फेज की तरफ इसके जो सैक लाइक बॉन्ड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हमने नाम दिया था सिस्टर्नी, उनके साथ ये क्या होते हैं? मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो फॉर्मिंग फेज होती है, याद रखिएगा, ये किस किस्म की होती है? ये इसकी शेप किस किस्म की होगी? ये कॉन्वेक्स शेप की होते हैं। कॉन्वेक्स शेप किस तरह से? इस तरह से देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पर ये हैंड है, इसको हम यूँ कर देते हैं तो ये इसका क्या है? कॉन्वेक्स फेस होता है, तो ये इसका फॉर्मिंग फेस कहलाएगा। और ये साइड आप देख सकते हैं क्या है? कॉनकेव है, तो ये कॉनकेव क्या उसका मैच्योरिंग फेस कहलाता है। तो इस तरह फॉर्मिंग फेस जो होता है, यहाँ से ये सिस गोल्जी जिसको हम कहते हैं, जो उसकी शेप किस किस्म की होती है? कन्वेक्स शेप होती है। यहाँ से फिर ये ऐड होना शुरू हो जाते हैं। हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये इसकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हम डायग्रामेटिकली, फॉर एग्जांपल ये हम शो कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे हमने शो किया है इसका ये न्यूक्लियस। ये आपके सामने आ गया इसका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है? आपको पता है कि डबल मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। ओके। अब इनके साथ सबसे पहले अटैचमेंट किस चीज़ की होती है? आपको मालूम हो कि इसके साथ जो होते हैं ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक टुगेदर होते हैं। ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर लिंक टुगेदर, ये आपस में लिंक टुगेदर होते हैं। इनको जिनके ऊपर ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर दीज आर ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम्स। ये ग्रेन्यूल्स की सूरत में ये इसकी सरफेस पर यूँ मौजूद होते हैं। इसको हम नाम क्या देते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी से फिर आगे चलकर चैनल्स बिल्टअप होते हैं। ये इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म में, ये ट्यूबुलर फॉर्म में जो आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बिल्टअप हो रहे हैं, ये इसमें इनको हम क्या नाम देते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली व्हाट? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको मालूम हो कि प्रोडक्ट्स कहाँ से आती हैं। आप ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे इसके ऊपर राइबोसोम्स है, आपको बताया गया था फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहलाते हैं। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स भी होती हैं। फिर इसके बाद इसमें अदर केमिकल्स जिसमें शामिल हो जाते हैं, और वो जो भी इसमें से फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, या इसके साथ साथ इसमें लिपिड्स भी होते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो होगी इसके रॉ मटेरियल की सूरत में कहाँ पे आती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ से क्या बनते हैं? ये इस तरह से ये ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और फिर उसके बाद उसमें जो भी इसका मटेरियल होता है वो किस में आ जाता है? इन ब्लैक स्ट्रक्चर में आ जाता है। और इस ब्लैक स्ट्रक्चर में आने के बाद ये इस तरह से पिंच्ड ऑफ हो जाएंगे। ये पिंच्ड ऑफ होते हैं, ये पिंच्ड ऑफ हो जाएंगे, और इसमें ये सारा जो भी रॉ मटेरियल है इसके अंदर मौजूद होता है। और यहाँ पे फिर इसमें गोल्जी ऑपरेटर्स की क्या आ जाएगी? फॉर्मिंग फेस आ जाएगी। फॉर्मिंग फेस से मुराद ये इसका
हम इसका वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये इसका फॉर्मिंग फेस आ जाएगी इसकी, इस तरह से ये इसकी फॉर्मिंग फेस। ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें। ये व्हाट आर दीज आर सिस्टर्नी, ये सब इसकी क्या है, सिस्टर्नी है। और इसकी शेप आप देखते हैं आगे चलकर किस तरह हो जाएगी, कनकेव। ये इसका फॉर्मिंग फेस होता है जिसको आप नाम देते हैं इसकी, ये इसकी फॉर्मिंग फेस, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, सिस गॉल्जी का नाम देते हैं। और ये इसकी कौन सी होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिंग फेज। और मैच्योरिंग फेज जो होता है इसका और क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस गॉल्जी। इसको हम ट्रांस गॉल्जी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिस गॉल्जी और ये इसका क्या होगा, ट्रांस गॉल्जी होगा। तो ये जो वेसिकल्स हैं ये फिर आकर इधर पे मर्ज होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, सो ऑन। और ये तरह से इसकी ये फॉर्मिंग फेस होती है। अब यहाँ पे सारा जो भी रॉ मटेरियल है जो कि आपको पता है कहाँ से आ रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू इन वेसिकल्स में, जिसको आप नाम क्या देते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। वो फिर यहाँ पे आके मर्ज होते हैं फॉर्मिंग फेस, और यहाँ से बनना शुरू होता है क्या चीज़, गॉल्जी ऑपरेटस, गॉल्जी बॉडीज़। और ये इसके स्टैक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। इस स्टैक स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली अभी हमने आपको बताया कि सेट ऑफ स्टैक्स वो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, जिनको आप सिस्टर्नी का नाम देते हैं। और ये फिर पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड गॉल्जी बॉडीज़ और गॉल्जी ऑपरेटस का नाम इसको हम देते हैं। फर्दर इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स में अगर हम जाएं तो इसकी फर्दर स्ट्रक्चरल डिटेल्स में आपने क्या देखना है, फर्दर इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल में इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन, जो हम यहाँ पे सिस्टर्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सिस्टर्नी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन मेम्ब्रेन्स के बारे में आपने बताना है। दे आर मेड अप ऑफ विद दैट इज सेम प्रोटीन प्लस लिपिड, जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट इसकी केमिकल कंपोजिशन उसी तरह होती है जैसे सेल मेम्ब्रेन की। ओनली द डिफरेंस इज़ दैट कि ये जो मेम्ब्रेन है ये बेसिकली क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन। सो दीज ऑर्गेनेलीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। बाकी इसके इंटीरियर में भी हमने आपको बताया था कि क्या चीज़ प्रेजेंट है। इसके इंटीरियर में ऑब्वियसली डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं, इसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं, और फिर इसके बाद इसमें आ जाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसमें कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये जो फॉर्मिंग फेज से आगे की तरफ जाएं तो ये इसमें ये केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो लिहाजा अब इसके बाद नेक्स्ट अहम चीज़ आ जाती है कि ये तो रॉ मटेरियल की सूरत में केमिकल्स तो आ गए यहाँ पे, लेकिन अब फर्दर ये क्या रोल होगा यहाँ पे गॉल्जी ऑपरेटर्स का। यहाँ पर जो अब गॉल्जी ऑपरेटर्स का मेन रोल आ जाता है वो है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का बनना। कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, आप देखिए इसमें ये प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, लिपिड्स में एडिशन इसमें किस चीज़ की होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की होगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स, इससे क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। इससे क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड क्या है, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, दो डिफरेंट ग्रुप से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इसी तरह से देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्लस प्रोटीन। अब आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ क्या आ गई, प्रोटीन आ गई। इससे देखिए कि इससे मिलकर क्या बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइको प्रोटीन। अब इसमें भी आप गौर कीजिए, ग्लाइको प्रोटीन में ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं,
ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के, बायो मालिक्यूल्स के, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बना रहे हैं, कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बना रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। इनकी क्या होती है, यहाँ पर सिंथेसिस होती है, कहाँ पे, गोल्जी ऑपरेटर्स में। तो अब इसमें ये जो प्रोसेस है पूरा, जिसको अभी हमने नाम दिया है कि ग्लाइकोलिपिड का बनना और ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, इसको टेक्निकली ग्लाइकोसाइलेशन का नाम दिया जाता है। इसलिए टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन का नाम दिया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज टेक्निकली कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और ये बाकायदा क्या है, प्रोसेसिंग हो रही है, बेसिकली क्या हो रही है, ये प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिसके ज़रिए ये बाकायदा ये रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शंस के रिजल्ट के तौर पर ये कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि ये हमने बताया था फॉर्मिंग फेज, और ये इसका क्या था, मैच्योरिंग फेज। ये इंटरमीडिएट यानी इसका ये मिडिल पार्ट आता है, ये इसका मिडिल पार्ट आता है। मोस्टली जो ये ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होता है ये किधर पे होता है, इसके ये मिडिल पार्ट में होता है। किसके, जो भी फिनिश फाइनल प्रोडक्ट होती है प्रोसेसिंग के बाद, फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाती है, इसमें वो फिर क्या है, इस तरह बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फिर ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से क्या होगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, ये इससे यूँ पिंच ऑफ हो जाएगा या बर्डेड ऑफ हो जाएगा। अब ये जो बर्डेड ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ये क्या बन गया है आपके पास, ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, गोल्जी वेसिकल। और इसमें क्या होती है, फिनिश प्रोडक्ट होती है, फाइनल प्रोडक्ट होती है, वट एवर। इट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सेल। ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। जाहिर बात है डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, सेक्रेटरी सेल्स जो भी होते हैं, उनकी सेक्रीशंस डिफरेंट होती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये इसका ताल्लुक किस कैटेगरी से है, किस किस्म के सेल से है। तो लिहाजा ये फाइनल प्रोडक्ट किस में आ जाती है, गोल्जी वेसिकल में आ जाती है। फिर ये गोल्जी वेसिकल में आने के बाद, अब इसके बाद इसका मेन रोल क्या होता है, दैट इज़ इसका जो इसके फंक्शन की हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि एक तो फंक्शन आपके सामने आ गया ना, ये क्या है कि ग्लाइकोसाइलेशन यानी प्रोसेसिंग के ज़रिए ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। फिर उसके बाद इसका जो अहम फंक्शन जो आपसे पूछा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, सेल सेक्रीशंस। सेल सेक्रीशंस क्या होती हैं, सेक्रीशंस वही होती हैं जो आपको बताया कि जो प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और पास किस में आती हैं, इनटू द गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस में क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद पर क्या बनती है, इसकी फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट किस में पैक होती है, इनटू द गोल्जी वेसिकल, और फिर गोल्जी वेसिकल मूव करता है किस तरफ, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से जब इसके ये टच होगा तो फिर ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए क्या होगा कि ये अपने जो भी इसमें फिनिश प्रोडक्ट होगी इसको सेल से सेक्रीट कर देता है। इसीलिए हमने इसको क्या कहते हैं, इसको नाम क्या देते हैं, सेल सेक्रीशंस। अब डिपेंड करता है हम किस सेल की बात कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, हर सेल की अपनी अपनी डिफरेंट काइंड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं और उसके हिसाब से उसकी क्या होती है, सेक्रीशंस होती हैं। इसमें आप डिफरेंट एग्जांपल्स कोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल किसकी देते हैं, पेंक्रियास की एग्जांपल देंगे। पेंक्रियास आपको पता है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है एट अ टाइम, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। जो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जिससे क्या बनते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फिर इसी तरह से वेसिकल्स की फॉर्म में ये क्या होते हैं, सेल से सेक्रेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ाइमोजन वेसिकल्स, जो कि बेसिकली इसमें क्या होते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम देते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी सेल सेक्रीशंस कहलाती हैं। तो इस तरह गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में इसको हम सम अप करते हैं। हमने क्या बताया गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में, इसको गोल्जी ऑपरेटर्स को हमने क्या नाम दिया है, इसको दूसरा नाम देते हैं, गोल्जी बॉडीज़ का नाम भी देते हैं। इसके लिए हमने बताया था कि इसके नाम को आगे चलकर मॉडिफाई भी किया जाता है। किस फॉर्म में इसको हम नाम देते हैं, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वर्ड तो हमने यूज़ किया है, लेकिन हमने बताया नहीं है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस स्टेज पर हम उसको कहेंगे। याद रखिएगा कि जब ये गोल्जी ऑपरेटर्स होता है, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ फ्लैट एंड स्मूथ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो कि स्टैक टुगेदर होती हैं, नंबर 1, और नंबर 2 क्या आ जाता है, गोल्जी वेसिकल। तो लिहाजा गोल्जी
ऑपरेटस प्लस गोल्जी वेसिकल, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो इस तरह आपके सारे नाम क्लियर हो जाते हैं, इसको गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी बॉडीज़ और इसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम क्यों दिया जाता है। फंक्शन में एक चीज़ और शामिल हो जाती है, दैट इज़ प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम जो बनते हैं वो भी किससे बनते हैं, इसी गोल्जी ऑपरेटर्स से बनते हैं। इसी तरह से फिर आप देखें परऑक्सीसोम्स हैं या ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं, इनको क्या कहते हैं, माइक्रो बॉडीज़ का नाम देते हैं, वो भी किससे बनते हैं, इसी गोल्जी ऑपरेटर्स से ही बनते हैं। तो ये भी उसके फंक्शंस में शामिल है, डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, किस सेल की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम जब हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि किस किस्म के सेल्स में ये ख़ास तौर पर लाइसोसोम का बनना और इसी तरह से फिर परऑक्सीसोम्स का बनना और इसी तरह से ग्लाइऑक्सीसोम्स का बनना, ये डिपेंड करता है किस टाइप के सेल को आप डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों एक चीज़ और इसमें मालूम होनी चाहिए कि प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, क्या चीज़, गोल्जी ऑपरेटर्स, जिसको आप गोल्जी बॉडीज़ का नाम देते हैं। प्लांट सेल्स में इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लांट सेल में आप इसको नाम देते हैं डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल्स में इसको आप डिक्टियोसोम्स का नाम देते हैं। अब डिक्टियोसोम्स बेसिकली ही किस में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेल वॉल सेक्रीशन। ये सेल वॉल सेक्रीशन केमिकल सेक्रीट करते हैं, जिससे फिर क्या बनता है, न्यूली ग्रोइंग सेल्स में डेवलप होती है सेल वॉल। तो इसलिए प्लांट सेल में इनको नाम क्या दिया जाता है, डिक्टियोसोम का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये आप सेल डिवीजन स्टडी करते हैं, सेल डिवीजन हम इसके बाद इसी सेल बायोलॉजी में जब हम सेल साइकिल की तरफ आएंगे और उसमें जब सेल डिवीजन स्टडी करेंगे माइटोसिस, तो माइटोसिस में आपने देखना होगा कि कैरियोकाइनेसिस के बाद अगला स्टेप क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें सेल डिवाइड होता है। इसमें ये जो प्लांट सेल होता है ख़ास तौर पे, तो प्लांट सेल्स में हम क्या देखते हैं कि ये जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, ये फिर क्या है कि अपनी अलाइनमेंट करते हैं इन द इक्वेटोरियल और एरिया ऑफ द सेल, और फिर ये गोल्जी वेसिकल्स फिर इक्वेटोरियल एरिया में मर्ज होके क्या बनाते हैं, सेपरेशन वॉल बनाते हैं, सेपरेशन वॉल। और इस सेपरेशन वॉल को फिर आगे चलकर आप नाम क्या देते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट का नाम देते हैं, जिसको हमने आगे चलकर डिटेल से इसको हमने डिस्कस करना होगा। तो ये फिर इसमें प्लांट में इसका रोल आपको क्लियर हो जाता है कि हाउ द गोल्जी ऑपरेटर्स इन केस ऑफ प्लांट सेल इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन, कि सेल वॉल की फॉर्मेशन में किस तरह से इन्वॉल्व है। तो ये इसके डिफरेंट फंक्शंस थे किसके, गोल्जी ऑपरेटर्स के। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, आपको एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह से बिल्टअप हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ से ही देख लेते हैं, डिक्टियोसोम, प्लांट सेल में इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। आप कहेंगे तो ये तो हमारी बुक में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको इन जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लांट सेल में इसको हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से आपको मालूम हो कि किस में इन्वॉल्व है, सेल वॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। फिर इसी तरह से आपको मालूम हो कि सेपरेशन वॉल जो बनती है फ्रैगमोप्लास्ट, इसमें ये इन्वॉल्व है। ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्टली। फिर इसी तरह जो इसका मेजर फंक्शन, आपसे डिफरेंट फंक्शंस तो हैं इसके, मेजर व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, वो आपको मालूम होगा इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, सेल सेक्रीशन। जब भी सेल सेक्रीशन की बात आएगी तो किसकी बात आएगी, गोल्जी ऑपरेटर्स की। डिफरेंट फंक्शंस हैं, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये सेल वॉल फॉर्मेशन है या इस तरह और डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो आपसे मेजर फंक्शन पूछा जाए तो यू मस्ट नो दैट द मेजर फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स इज व्हाट, सेल सेक्रीशन। ये इसका मेजर फंक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ तक तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें आएंगे किसकी तरफ, लाइसोसोम्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में बताना होगा। डिस्कवरी, डी डोवे 1949, डी डोवे नामी साइंटिस्ट, इसने 1949 में इसको
डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स को, और बताया था कि ये ऐसा ऑर्गेनेली है सेल का जो कि बाकी ऑर्गेनेली से डिफरेंट होता है। अब इसमें देखिए कि इसका वर्ड जो है लाइसोसोम, 2 वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 लाइसो और दूसरा क्या है सोम यानी सोमा। लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी, यानी इसका मतलब क्या होता है स्प्लिटिंग बॉडी। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा इसको स्प्लिटिंग बॉडी क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम्स दे आर डिस्कवर्ड बाय डी डुवे 1949 एंड व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ वर्ड लाइसोसोम्स? splitting body. They are present in most of eukaryotic cells. Mostly किस में पाए जाते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं लाइसोसोम्स। और फिर यूकैरियोटिक में they are mostly present in animal cells. एनिमल सेल्स में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह पहले आपको पता हो कि यूकैरियोटिक, ऑब्वियसली एनिमल सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में मेन क्या आ जाएंगे? यहाँ पर आपके सामने एनिमल सेल्स आ जाते हैं। तो एनिमल सेल्स में ख़ास तौर पर ये प्रेजेंट होते हैं, और ख़ास तौर पर वो सेल्स जिनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी कॉमन हो, वो सेल्स जिनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी कॉमन हो उनमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। क्या चीज़? लाइसोसोम्स। अब देखिए कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल की तरफ जाएं तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें ये क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। क्या है ये? इस तरह से जिस तरह हम सैक लाइक स्ट्रक्चर या वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। और मेम्ब्रेन्स के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि मेम्ब्रेन बिल्कुल जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरह से इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनमें इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसकी कंपोजिशन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम्स, इसी तरह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें एसिडिक एनहाइड्रेज, तो ये इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसमें एग्जांपल के तौर पर हम क्या बता रहे हैं? एसिडिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बाकी इसमें जो एंजाइम्स की रफली जो तादाद है, नंबर है अप्रॉक्सीमेटली 40 इसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी कंडीशन जो होती है आम तौर पर किस किस्म की होती है? दैट इज़ एसिडिक कंडीशन होती है। एसिडिक कंडीशन से मुराद क्या होता है कि इसकी जो पीएच है दैट इज़ नियर अबाउट 4 से लेके ये आप कह सकते हैं 4.5 तक इसकी क्या होती है? पीएच होती है, कि क्या कहलाएगी? एसिडिक पीएच कहलाती है। तो ये क्या कहलाते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। अब जहाँ तक ये इसके बनने का ताल्लुक़ है, अगेन ये हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था गोल्जी ऑपरेटर्स का, उसमें भी हमने बताया था कि गोल्जी वेसिकल्स किस तरह बनते हैं। फॉर्मिंग फेज जो होती है उसकी मैच्योरिंग फेज, तो मैच्योरिंग फेज से जो बडेड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, वही गोल्जी वेसिकल्स
जिन सेल्स में इनकी एक्टिविटी लाइसोसोम्स की सूरत में होती है तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। लिहाजा इसमें फिर वही बात डायग्रामेटिकली इसमें हम कुछ चीज़ें शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बाउंड्री शो की हमने एक सेल की, यहाँ पे सिंपली हम क्या शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये न्यूक्लियस सिंपली हमने शो किया है स्मॉल साइज़ में। ये आपके सामने क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद ये इसके पोर्स, these are the pores present in the nuclear membrane, and then इसके साथ अटैचमेंट हम किसकी शो कर रहे हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके सामने ये चैनल्स आ जाते हैं इस तरह, ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या आ जाते हैं, चैनल्स आ जाते हैं। और फिर उसके बाद साथ ही आप क्या शो करते हैं, ये कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं, ये इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दीज आर व्हाट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर, और ये क्या होगा इसमें, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिहाजा ये नेक्स्ट इसके बाद आपको पता है कि वेसिकल्स होते हैं, इन वेसिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये इसके ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहलाते हैं। और फिर ये किस में शामिल हो जाते हैं, द फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, ये इसके साथ आके यूँ मार्च होते हैं। यहाँ पे इनकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट में। और फाइनल प्रोडक्ट जो होती है पिंच ऑफ होगी यहाँ से, और ये पिंच ऑफ होने के बाद हमने गोल्जी ऑपरेटस में इसका क्या नाम दिया था, गोल्जी ऑपरेटस में हमने इनको गोल्जी वेसिकल कहा था। यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स, इनको आप प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम देंगे। तो इस तरह लाइसोसोम भी आपने देख लिया किससे डेवलप होते हैं, फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस। अब इसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और फिर उसके बाद ये मूव करते हुए कहाँ आते हैं, इनटू द गोल्जी ऑपरेटस, जहाँ पे इनकी क्या होती है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद ये पैक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये वेसिकल्स पिंच ऑफ होंगे यहाँ से, बडेड ऑफ होंगे, और ये जो बडेड ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम देते हैं, इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम देंगे। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं फिर आगे चलकर किस में कन्वर्ट होते हैं, इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम में ये कब कन्वर्ट होंगे, ये उस वक्त कन्वर्ट होंगे जब ये किसी और वेसिकल पे, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम इसमें इसके फंक्शंस में बताएंगे, जैसे फैगोसाइटोसिस होता है उसमें फैगोसोम्स जो बनते हैं यानी जो फूड वैक्यूल्स बनते हैं उन पर ये एक्ट करेगा, तो फिर जब एक्ट करेगा तो फिर उसको क्या नाम देंगे, हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स का नाम देंगे। तो अब हमने देखना ये है कि ये किस तरह से सेकेंडरी लाइसोसोम्स के तौर पर काम करते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, किसके, लाइसोसोम्स के फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस हैं किसके, लाइसोसोम्स के। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम बताते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ये फिर हमने यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे शो की है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इसमें डिपेंड करता है कि फैगोसाइटोसिस किस सेल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जो फैगोसाइट्स होते हैं, जैसे मिसाल वाइट ब्लड सेल्स में आप स्टडी करते हो मोनोसाइट जो बाद में किस में कन्वर्ट होते हैं, इनटू मैक्रोफेज। तो लिहाजा इसमें होगा क्या कि कोई भी बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल है वटेवर, ये जब इसके करीब आता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले यूँ डिप्रेशन बनता है और ये फिर किधर चला जाएगा, इस डिप्रेशन में, और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से आपस में मर्ज हो जाएगी। नतीजा क्या होगा, उसके रिजल्ट के तौर पर जो स्ट्रक्चर बिल्टअप होगा ये इसके अंदर आ जाएगा। जो भी फूड पार्टिकल है या बैक्टीरिया है वटेवर, ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इनगल्फ हो जाएगा। तो इसको आप क्या नाम दे सकोगे,
कि ये जो कि इनगल्फ हो गया है, इसको आप फैगोसोम भी कह सकते हैं, और इसी तरह से ये फूड वैक्यूल का नाम भी इसको दिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ पे हमने शो किया था, ये अब आके किस पे ऐड करेगा, इस फैगोसाइटोज्ड फूड पर आकर ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा, इसके साथ ये आपने यहाँ पे शो करेंगे। ये आके इस तरह से इसके साथ ये मर्ज होगा, और क्या इसके एंजाइम्स होंगे, क्या करेंगे, ये जिसकी फूड है इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। वट एवर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर देयर, दे आर कन्वर्टेड इनटू द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन्स हैं तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह फैट्स होंगी वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोज वगैरह में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये इस तरह से क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। जब ये इस पर एक्ट कर रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम इस पर एक्ट कर रहा है, तो इसको नाम क्या देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। इस सेकेंडरी लाइसोसोम को आप डाइजेस्टिव वैक्यूल का नाम भी दे सकते हैं, आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल। ये डाइजेस्टिव वैक्यूल कहलाएगा। सेकेंडरी लाइसोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल का नाम भी इसको हम देंगे। फिर इसमें ये होता है कि जब ये डाइजेस्ट हो जाएगी फूड, यानी इस तरह से हम इसमें शो करते हैं कि मिसाल के तौर पर फूड इसमें डाइजेस्ट हो जाएगी, तो डाइजेस्टेड फूड विल बी डिफ्यूज्ड इन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में चले जाएगी। इसका साइज़ कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद ये आएगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और यहाँ से फिर ये एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल जो भी इसमें होंगे वो यहाँ से सेल से आउट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे टेक्निकली, एक्सोसाइटोसिस। तो आपने क्या देखा कि कोई भी ये जो फूड है या व्हाटएवर बैक्टीरिया है, इसको इसने इंगल्फ किया, फैगोसाइटोस किया, फैगोसोम बन गया, इसको आप फूड वैक्यूल का नाम भी दे रहे हैं। प्राइमरी लाइसोसोम ने इस पर आकर एक्ट किया, एक्ट करने के जब एक्ट करेगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। चूँकि इसमें एंजाइम्स हैं और एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहेंगे इस सेकेंडरी लाइसोसोम। और उसके बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसमें से क्या होगा कि डाइजेस्टेड फूड मटीरियल दैट इज डिफ्यूज्ड इन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, और फिर ये एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए इसके जो वेस्ट होंगे वो सेल से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह ये फैगोसाइटोसिस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक और अहम चीज़ इसमें आप गौर कीजिएगा कि ये डाइजेशन कहाँ पर हो रही है, इनसाइड द सेल। तो लिहाजा इसको आप और क्या कह सकते हो, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं। फिर इसी तरह से देखिए इसका एक और फंक्शन होता है जो कि हमें यहाँ पे बताना है, ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग प्रोसेस। सेल्फ ईटिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी का नाम देते हैं। अब देखिए कि जो सेल है इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं, सरप्लस मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है, यानी वो भी एक तरह से सरप्लस मटेरियल हो जाता है। उन डेड या नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेलीज को या जो भी इसमें एक्स्ट्रा मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर ही ये क्या करता है, उन पर जाकर एक्ट करता है और उनको डाइजेस्ट करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज जब हम हैवी एक्सरसाइज करें, रनिंग जॉगिंग वगैरह, उसके साथ हम फर्दर एक्सरसाइज करें तो हमारे क्या होते हैं, मसल्स बिल्टअप हो जाते हैं। जब मसल्स बिल्टअप हो जाते हैं तो इनलार्जमेंट ऑफ मसल, ये आप जब मसल्स का टॉपिक स्टडी करोगे तो उसमें हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स, जिसमें मसल सेल्स का साइज इंक्रीज़ होता है। और उसमें अहम चीज़ क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो लिहाजा कि एक्सरसाइज के दौरान तो ये सारा सिलसिला चल रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली मसल्स को इतनी एनर्जी की तो ज़रूरत नहीं होती, तो लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा तादाद में बन गए थे अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लिहाजा इस ऑटोफेगी की सूरत में जो भी सरप्लस माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सरप्लस हो गया है। अब ये सरप्लस माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, इस पे ये जो हमने बताया था प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है जब इस पर आकर क्या करेगा,
एक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, ये इंगल्फ करके इसको ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। अब इस स्टेज पर ये जो प्राइमरी लाइसोसोम था, प्राइमरी लाइसोसोम, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम था, इसको जब ये इस पर एक्ट करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोफैगोसोम। ये ऑटोफैगोसोम कहलाएगा। ये भी बेसिकली क्या है, इसका सेकेंडरी लाइसोसोम है। तो आपने देखा सेकेंडरी लाइसोसोम के दो नाम आपके सामने आए। एक नाम आपके सामने कौन सा है, डाइजेस्टिव वैक्यूल, और दूसरा नाम इसमें आपके सामने क्या है, ऑटोफैगोसोम। तो लिहाजा ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका भी बड़ा ध्यान रखना है कि ये जब भी डाइजेस्टिव वैक्यूल की बात की जाए विद रेफरेंस टू सेकेंडरी लाइसोसोम, तो आपको पता होना चाहिए ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। ये फैगोसोम्स पर जब ये एक्ट कर रहा है, यानी फैगोसाइटोज फूड पर जब एक्ट कर रहा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इस पर एक्ट कर रहा है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव वैक्यूल का नाम देंगे। लेकिन सेल के अपने ही कंपोनेंट्स लाइक वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया पर ये एक्ट करेगा, तो इसको आप ऑटोफैगोसोम, ये भी इसका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। तो लिहाजा इस तरह ये वॉर्न आउट पार्ट्स को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। इसी तरह से फिर इसमें एक और चीज़ होती है कि सम टाइम ड्यू टू स्टारवेशन, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कुछ नहीं मिल रहा सेल को, ऑब्वियसली सेल ने ज़िंदा भी रहना है, तो लिहाजा कुछ ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड, जैसे मिसाल हमने या माइटोकॉन्ड्रिया की भी एग्जांपल दी है, या इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, उनको ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करते हैं, इसी तरह से इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उसे सेल उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेक्निकली ऑटोफेगी कहते हैं। तो इसके नतीजे के तौर पर अहम चीज़ क्या होती है, ख़ास तौर पर जो ये हमने बताया है कि ये वॉर्न आउट सेल्स या सब सेलुलर पार्ट्स, इसके रिजल्ट के तौर पर सेल क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है। सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिन्यू हो जाएगा। ये बड़ा एक इसका अहम पॉइंट है जो आपको मालूम हो। इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, ऑटोफेगी का नाम देते हैं। इसी तरह से फिर देखिए कि इसमें इसका एक और फंक्शन हम इसमें ऐड करेंगे, ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन सेल्फ, लाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिट हो जाना। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें लाइसोसोम है, इसमें क्या है, एंजाइम्स हैं, ये सेल के अंदर ही अपने एंजाइम सेक्रीट कर देता है, जिससे क्या होता है कि सेल के तमाम डिफरेंट कंपोनेंट्स वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इससे ओवरऑल सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसके जो पीसीस होंगे वो दूसरे फैगोसाइटिक सेल्स उसको इनगल्फ करके क्या करेंगे, इसको क्या डाइजेस्ट कर लेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे ऑटोलाइसिस में आपने देखना होगा कि ये जो ख़ास तौर पर ये लाइसोसोम्स हैं जिसके डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें मौजूद है, इनको आप क्या कहोगे, सुसाइडल बैग्स का नाम दोगे इसको, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स का नाम दिया जाता है। तो ये बाकायदा इससे सेल क्या होगा, बजाते खुद क्या होगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसमें एक और अहम चीज़ देखिएगा कि ये जो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स कोट की जाती हैं इसमें ऑटोलाइसिस में, जिसमें सेल्स खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, कमिट टू सुसाइड। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल प्रोग्राम सेल डेथ भी आप पढ़ते हो, एपोप्टोसिस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको एग्जांपल्स आप कोट करते हो। जैसे फ्रॉग का लार्वा होता है, उसकी टेल जो होती है लॉस हो जाती है, तो वो भी क्या है, बेसिकली यही एक तरह से प्रोसेस है जिसको आप ऑटोलाइसिस का नाम देते हैं। इसी तरह से ड्यूरिंग डेवलपमेंट ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है फीटस, इसमें क्या होता है, इस तरह ये पाम लाइक हैंड होता है और इसमें इसकी जो डिजिट्स अलहदा होती हैं, इसमें से जो टिश्यूज़ का डिजनरेट करना होता है, दैट इज़ आल्सो बेसिकली इसी फंक्शन का एक पार्ट है। फिर इसी तरह से जो डेवलपमेंट के दौरान ह्यूमन टेल होती है, दैट इज़ ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड। वो डिसअपीयर क्यों हो जाती है, जाहिर सी बात है उसकी वजह होती है। उसकी वजह हमें बताइए क्या है, ये ऑटोलाइसिस होती है, यानी सेल जो होता है वो अंदर ही लाइसोसोम एंजाइम सेक्रेट करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। फिर इसके बाद इसमें ये जैसे हमने बताया कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, इस तरह से इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन
यानी ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं ये एंजाइम्स क्या सेक्रेट करेंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और बाहर जो होगा जो भी मटेरियल होगा उसको ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, जिसको आप टेक्निकली क्या नाम दोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम दोगे। जो ये सेल सेक्रेट करते हैं, ये जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जब सेल से बाहर की तरफ सेक्रेट होंगे, सेल से बाहर की तरफ जब सेक्रेट होंगे तो फिर ये इसकी एग्जांपल जैसे हम देते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान आप पढ़ते हो कि इनिशियली जो हम स्केलेटन होता है दैट इज़ बेसिकली कार्टिलेजिनस, एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि कार्टिलेजिनस स्केलेटन इज रिप्लेस्ड बाय बोनी स्केलेटन। अब कार्टिलेजिनस स्केलेटन इज रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस का मतलब कार्टिलेजिनस स्केलेटन जाएगा कहाँ, ऑब्वियसली वॉर्न आउट होगा, तो उसमें भी रोल किसका होता है, इसका लाइसोसोम का ही रोल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका क्या ये रोल है। तो लिहाजा यहाँ से हमें इसके फंक्शंस के बारे में पता चलता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम से ही रिलेटेड इसमें हम कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इसको हम बेसिकली स्टोरेज डिजीज़, कॉमनली इसको स्टोरेज डिजीज़ भी हम नाम देते हैं। और ये डिजीज़ आम तौर पर कहाँ होती हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कॉन्जेनिटल होती हैं ये डिजीज़, और कॉन्जेनिटल होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ये डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको कॉन्जेनिटल डिजीज़ का नाम दिया जाता है। अब लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ क्या होती हैं, इसमें आपने देखा है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, और डिफरेंट केमिकल्स होते हैं यानी बायोमॉलिक्यूल्स, इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है, और हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए आपको मालूम हो कि स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अब ख़ास तौर पर स्पेसिफिक हम उन एंजाइम्स की बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ किससे, लाइसोसोम से होता है। तो लिहाजा कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जिससे प्रोडक्ट बन रही होती है, नॉर्मल हमारा होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है नॉर्मली परफॉर्म हो रहा होता है, तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि वो एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो ड्यू टू म्यूटेशन नहीं बन पाते। जब वो नहीं बन पाते या उनमें डिफेक्ट आ जाता है, तो लिहाजा वो अपने नॉर्मल रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते। जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो रिएक्टेंट बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वो जो रिएक्टेंट है वो क्या है, वो कौन सा केमिकल है। वो जो भी केमिकल होगा वो जहाँ भी बॉडी में जाके स्टोर होगा तो ऑब्वियसली एक्सेस अमाउंट में होगा, और उससे डिसऑर्डर्स भी होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं, या कॉन्जेनिटल डिजीज़ का नाम दिया जाता है। इसमें देखिए कि जैसे हमने एग्जांपल दी है, इसमें एग्जांपल देंगे डिजीज़ की, जैसे इसमें 2 डिजीज़ का रेफरेंस देते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। इसमें देखिए कि क्या होता है कि ख़ास तौर पे देखें, नाम से ही ज़ाहिर है ग्लाइकोजेनोसिस, ये क्या है, ग्लाइकोजन जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू ग्लूकोज। अब होता क्या है कि ड्यू टू म्यूटेशन ये एंजाइम्स या तो नहीं बन पाएगा या फिर डिफेक्टिव होगा, तो लिहाजा ये रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो ये ग्लाइकोजन जो होगा ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये फिर जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इट मे बी स्टोर इन द मसल सेल्स, या फिर ये जाकर स्टोर हो जाएगा किस में, इन द लिवर सेल्स में जाकर ये स्टोर। तो इसको हम क्या नाम देंगे, स्टोरेज डिजीज़ ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 का नाम दिया जाता है। इसमें 20 डिफरेंट डिजीज़ हैं जिनको स्टडी किया गया है इसमें। इसी तरह से सेकंड टाइप आ जाती है इसमें, टे-सैच डिजीज़। टे-सैच डिजीज़, इस डिजीज़ में क्या होता है कि ख़ास तौर पे जो लिपिड्स होते हैं इनके कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम है दैट इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू रीज़न क्या होगी, इसमें म्यूटेशन हो सकती है जिसकी वजह से एंजाइम
अवेलेबल नहीं होगा, कैटाबॉलिज्म नहीं होगा किस चीज़ का, लिपिड्स का। तो जब इस एंजाइम की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिर ये जाकर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। स्टोर बेसिकली कहाँ जाके होंगे, ये ब्रेन सेल्स में होंगे। अब ब्रेन सेल्स में जब जाके ये स्टोर होंगे तो ये इसके रिजल्ट के तौर पर फिर क्या होगा कि मेंटल रिटार्डेशन, यानी ज़हनी कमज़ोरी हो जाएगी, स्लो हो जाएगा ब्रेन, रिटार्डेड हो जाएगा। और इसी तरह से एक्सट्रीम केस में क्या हो सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस में इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो ये इसके इम्पेक्ट आपको नज़र आते हैं किस चीज़ के, इस डिजीज़ के। तो लिहाजा इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्टोरेज डिजीज, कॉन्जेनिटल डिजीज़ भी कहते हैं। कॉन्जेनिटल क्यों कहा जाता है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ होती हैं इसको, क्योंकि एंजाइम्स का इसके साथ लिंक्ड है, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, इसलिए नाम क्या दिया जाता है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का नाम दिया जाता है। तो कौन सी है, ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 एंड दिस वन इज कॉल्ड टे-सैच डिजीज़। अब आपसे जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मिसाल डिजीज़ है ग्लाइकोजेनोसिस, इसमें कौन सा केमिकल, इसमें हमने बताया ग्लाइकोजन, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, लिपिड। तो लिहाजा आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजेनोसिस में कौन सा केमिकल है जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता या जिसका कैटाबॉलिज्म नहीं होता। इसी तरह से नाम है डिजीज़ का, इस डिज़ीज़ के हवाले से पूछा जा सकता है टे-सैच डिजीज़ में किस केमिकल को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम नहीं है। तो लिहाजा ये भी आपको ये भी पता हो कि ये अगर स्टोर होंगे तो किस किस्म के सेल्स में जाके स्टोर होंगे, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यानी मेंटल रिटार्डेशन किस केस में होगी, वेदर ग्लाइकोजेनोसिस के दौरान होगी, टे-सैच डिजीज़ के दौरान होगी, या फिर और कोई और डिजीज़ के नाम भी साथ दिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था ये क्या है, लाइसोसोम और उससे रिलेटेड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। नेक्स्ट सेगमेंट में हमने फिर और जो नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज हैं सेल की, उनको फिर हमने डिस्कस करना है।